प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। और क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 है, जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर अपना मात्रक और मापन से है। फाइनल लेक्चर होगा, उम्मीद करता हूँ और गारंटी देता हूँ इस बात को, आप श्योर हो जाइएगा इस लेक्चर के बाद और पहले लेक्चर देखने के बाद। और ये दोनों लेक्चर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में 11th बोर्ड में नहीं छूटेगा। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे नीट के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो बहुत अच्छा बेस आपका तैयार होगा। कहीं अगर आप अगले साल कभी अब नीट की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत समय की आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। और बेसिक मैथ का भी लेक्चर तैयार किया हूँ, लेकिन अभी तो आपको इस वीडियो में बेसिक मैथ का मेरा लेक्चर नहीं आएगा। पार्ट 3 में हम ये सेशन मेरा बंद हो जाएगा। अगला लेक्चर जो आएगा बेसिक मैथ का सेशन चलेगा, करीब 3 वीडियो आएंगे, बेसिक मैथ पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आपने काम नहीं किया, वीडियो को उतने व्यूज़ नहीं गए, अच्छा रिस्पॉन्ड में रहा है। आप अपने क्लास 11th के जितने छात्र हैं उनको शेयर कर दीजिए एक बार। जो छात्र नहीं आ सकते हैं तो कम से कम लेक्चर जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, पार्ट 2 होगा ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। चलिए, क्या आपको दिख रहा है? क्या थैंक यू बच्चों। लेक्चर नंबर 2 आएगा अपना यहाँ से। लेक्चर 2 बोले थे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, मैं एक क्वेश्चन दूँ, क्या आप इसको ट्राई कर सकते हैं? देखो, कहता पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव वाई इन गिवन एज अ वाई बराबर साइन एक्स इतना, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ के ओमेगा एंड ए, जहाँ टी टाइम है और एक्स क्या है उसका पोजीशन है। पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आपको एक टर्म सिखाया गया था बच्चा जी कि जो भी साइन के फंक्शन में होगा उसका डायमेंशन क्या होता है? उसका डायमेंशन होता है डायमेंशनलेस होता है। चलो देखो, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया, जो भी कोफिशिएंट में थे क्या के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। सॉरी, इसका जो भी वो डायमेंशनलेस होगा। यहाँ पर एम एल टी सब कुछ जीरो होगा, अर्थात ये 1 के बराबर होगा। और यहाँ से देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक बार के एक्स हम क्या करें, के एक्स बाहर किए और 1 से कंपेयर करेंगे। एक बार ओमेगा टी को भी 1 से कंपेयर करेंगे। यहाँ से आप आसानी से दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक्स क्या था? पोजीशन है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का हम क्या लिखते हैं? एल लेते हैं। ठीक, ये एल मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ गया तो 1/l हो गया। 1/l को हम क्या लिख सकते हैं? l - 1। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। चलिए, अब क्या बोला? ओमेगा टी से हम क्या करेंगे? टी तो टाइम है सर, टाइम को टी लिखते हैं। टी बट्टा में आ गया तो 1/t। अब चलो, क्या सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग t - 1। t - 1 हो गया सर। चलो, अब इसीलिए हमसे पूछा गया था कि y बराबर क्या, तो y बराबर ये होगा, क्योंकि और देखो हमारा फार्मूला पर आया है पी ओ एच बराबर, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो हमारा जो भी इसका y का जो वैल्यू होगा, y जो होगा l के बराबर होगा। y का वैल्यू क्या आया सर? l आया, तो a का भी वैल्यू l आएगा। तो हमने वहाँ से a का भी वैल्यू निकाल लिया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब बच्चा जी। चलो, आज हम बात करेंगे साइनता गुणांक। तो डिराइव फार्मूला यूजिंग डायमेंशन। एक इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपके बोर्ड में, आपके एग्जाम में। इसको हम बोलते हैं विमीय विश्लेषण। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी हो जाएगा विमीय विश्लेषण। यहाँ लिखे हैं क्या कहीं पर? नहीं, ये नहीं लिखा हूँ। साइनता गुणांक का फार्मूला निकालना है हमको, लेकिन किस विधि से? विमीय विश्लेषण से। विमीय विश्लेषण विधि से आपसे क्वेश्चन करेगा परीक्षा में, विमीय विश्लेषण विधि से इसका फार्मूला निकालो, इसका निकालो, इसका बीमा निकालो। आप निकाल देना, यही मेथड होगा। एक क्वेश्चन दिया है एन गुण ईटा का, कि साइनता गुणांक जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं? ईटा पढ़ते हैं। ईटा वाले द्रव जो द्रव में है गति से घूम रहा है, और आर जो है उसकी बच्चा जी क्या है? रेडियस की, आर उसकी त्रिज्या है, और एक गोलाकार गेंद पर जिसका बल लगा है इफ, इस प्रकार दिया जाता है। तो आप वहाँ से फार्मूला हमको डायमेंशनल एनालिसिस विधि से, अर्थात विमीय विश्लेषण विधि से उसका फार्मूला निकाल के दिखा दीजिए। बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए, आपसे यहाँ पर बताया गया एक बॉल है जो लिक्विड में है, और फोर्स क्या लगा रही है? उसका आर रेडियस है, और जो मूवी कर रही है वो भी वेलोसिटी से, और जो इसका हमको ईटा का मान निकालना है सर। ईटा बोले तो जैसे लिखते हैं। तो हमको चलो नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि जो फोर्स लग रहा होगा वो रिलेशन किससे होगा? आर से होगा, भी से होगा, और ईटा से भी होगा। तो हमने क्या बता दिया? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। आर नहीं पता है कुछ भी, आर पर क्या फोर्स लग रहा है नहीं पता है सर, ये लिख दिया। बी पर कोई फोर्स लगा है नहीं पता है सर, बी लिख दिया। और ईटा पर क्या फोर्स लग रहा है उसको हमने सी मान लिया। आप कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चन आपको बना के दिखाना पेपर में।
ए बराबर, अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट में क्या आएगा, अब ए बी सी आ गया। चलो अब हमको फोर्स का तो सर डायमेंशन पता है, बल का तो पता है सर, बल क्या होता है MLT -2, तो इसका लिख दिया। इनका नहीं पता है, तो चलो आर सर क्या है, रेडियस है तो एल लेंगे, ये भी वेलोसिटी क्या लेते हैं, LT -1। ईटा का आपने निकाल के सैंटा गुणांक आपको निकाल के दिखाया गया था, क्या आया था, MLT -1 T⁻⁻1, और इसका वैल्यू क्या है C। चलो हम अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से निकालो वैल्यू MLT, तो देखो M का वैल्यू निकालते क्या आएगा, M का वैल्यू क्या आएगा, M का वैल्यू क्या आएगा C, M के पावर में क्या है C सर C। L का वैल्यू क्या आएगा, L यहाँ भी है यहाँ भी है, तो L का वैल्यू दो आएगा, एगो A आएगा, एगो प्लस का B आएगा सर, सही बात है। और C आएगा जो L पर एक और है सर -1 के पावर C, तो C तो -C, तो L का वैल्यू क्या आ गया, A + B + C, सॉरी -C। अब सर क्या सर T का निकाल के देखो, मैं ये देखो बहुत मुझे तो अच्छा लग रहा है, देखिए आपको भी पसंद आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। T का निकाले, T कहाँ है, T यहाँ भी है, T यहाँ भी है, तो T यहाँ जब है तो -1 है तो B है तो -B हो जाएगा। बहुत अच्छे सर, यहाँ पर T क्या है -1 है, पावर में C है तो -C हो जाएगा, तो T के पावर -B और -C आएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, M से M कंपेयर करेंगे, L से L का और T से T का, तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएंगी। तो देखो M का M से वैल्यूशन किया तो M का वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर C है, तो C का मान क्या आ गया 1। पावर से पावर चेक करना है आपको। L का देखिए, L यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो पावर चेक कीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पर L का पावर क्या है, A + B - C, A + B - C, यहाँ पर -C है ना, A + B - C है, A + B - C, और वैल्यू क्या है सर, L का 1 है। अब C का निकालते हैं, T का देखते हैं, T यहाँ -2 है तो -2, और T के पावर क्या है -B और -C, तो -B और -C का वैल्यू क्या आ गया, -2। अगर इतना कंपेयर तुम कर लिए तो कुछ बचा ही नहीं, C का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया। अब देखो A + B + C, यहाँ अगर हम देखो इस समीकरण में अगर C का वैल्यू यहाँ बैठाते हैं 1 तो B का मिल जाएगा। देखो C का वैल्यू बैठा दिया, कितना है C का वैल्यू 1, तो 1, ये -1 किधर प्लस हो जाएगा, तो -2 में से गया तो सर -1 आएगा, अच्छा -1, लेकिन माइनस कट जाएगा, तो चलो -1 और -1 कट जाएंगे तो B का वैल्यू 1 आ गया। अब इसमें देखो हमको एक C का वैल्यू पता हो गया, B का वैल्यू पता हो गया, तो 1 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। B का मान रख दिया, C का मान रख दिया, कट गया 1 से 1 बच गया, तो A और C का मान 1 आया। अब बैठाओ, हमारा फोर्स क्या, हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था कि R के पावर 1 आया, V के पावर भी 1 आया, और N के पावर भी 1 आया, तो हम बोल सकते हैं RNV। सर K क्या था, K कुछ भी आ सकता है, K वैज्ञानिक का में, तो K क्या आएगा, कैसे मिला, ऐसा फार्मूला होता है, सैंता गुना क्या होता है, 6 फोर्स बराबर 6 पाई ईटा RV, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को छोड़ दो, आपको ये इससे मतलब था, आपका ये आंसर हो गया। बहुत गर्मी है भाई जी, एक बार फैन चालू करता हूँ, थोड़ा हो सकता है कब साउंड आएगा एयर का, हवा का, कोई बात नहीं। चलो अब आपको देखो एक और सवाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो मैं बोलता हूँ जो ही अपने पास छात्र पढ़ रहे थे उनको भरोसा नहीं था छोड़े, लेकिन क्या आप, मैं भी जो भी उन सर से पढ़ा हूँ और जब पेपर लेके बैठा हूँ तो मेरे सारे पेपर सॉल्व होने लगे, 90% 95% क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहा था उस चैप्टर से। तो कहने का मतलब सर में कोई गलती नहीं था, 2-4% क्वेश्चन इधर उधर थे तो वही कोई बात नहीं, कुछ अपना भी जिम्मेदारी बनता है पढ़ने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है। चलो देखो सवाल आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर सेंटर हो गया, ये इनकी कोई एम ऑब्जेक्ट है जो भी वेग से मूव कर रहा है, एम मास का भी वेग से मूविंग कर रहा है, और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा और इसकी डिस्टेंस त्रिज्या हो गया। अब देखो फार्मूला क्या होता है सर, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है फोर्स आर पर कितना लग रहा है, एम पर कितना लग रहा है, भी पर कितना लग रहा है, तो अपने एम भी एक्स लिख दिया, एम भी आर, एक को एक्स मान लिए, आप ए बी सी कुछ मान सकते हैं सर, फ्री हैं आप लोग। चलिए, लेकिन फोर्स का तो आपको ये हटाइए, कांस्टेंट आएगा, ये आगे फोर्स का फार्मूला बैठाइए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको तो मैं खुद से बना लिया था, क्या मेरे बच्चे बना पाएंगे इसके आगे से,
इसके आगे बचे सॉल्व कर पाएंगे कंपेयर करके? हाँ सर कर लेंगे, और करना भी चाहिए आपको। चलो यहाँ देखो कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या आया, x का मान 1 आएगा, y का मान 1 आएगा, और माइनस z का मान -2 अर्थात 2 आएगा, तो 1 ये आया। अब बस z का मान यहाँ पुट कर दीजिए 2, तो 2 रखेंगे तो इधर घटेगा तो -1 आएगा, तो y का मान आ गया -1, x का तो 1 आ चुका था, और अब बैठा दीजिए। फार्मूला क्या था सर इसका, ऐसा है, m r के पान -1 आ गया v, तो देखो m का m v स्क्वायर r -1 है तो बट्टा में चल जाएगा r, क्योंकि -1 तो 1 बाई ये होता है फार्मूला, यही तो फार्मूला था बच्चा जी, यही तो होता है फार्मूला, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यही तो फार्मूला होता है कि mv स्क्वायर बटा r। क्या बात है सर। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर यंग मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस का, यंग मॉडुलस क्या कहता है सर, ये कुछ नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी थोड़ा सा मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मात्रा और बीमा, तो बस वही पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कहते हैं कि यदि कोई बल F बल क्षेत्रफल A और घनत्व D को मूल इकाइयों के रूप में लिया जाता है, तो यंग भाग में इसका y किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बल नहीं होता है, लेकिन कहता कि मान लेते हैं, मान लो, फिर बताओ। चलो बोल दिया A D, हमको बोल दिया कि सर y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है FAD के, फोर्स का A हमने इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, और ये y है सर। अब देखो फोर्स का तो आपको पता है इतना होता है, एरिया का आपको ये सर क्या है, एक्सेलरेशन, क्षेत्रफल है ना। चलो ठीक है, ये तो सर लगने वाला y किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है सर। और मेरे पास ये रहा क्या, फोर्स का ये होता है, एरिया का ये होता है, और डी सर क्या होता है सर, डेंसिटी, घनत्व का ये होता है। अब बस कंपेयर करते हैं सर। देखो y के यहाँ पर y जो यंग मॉडुलस है ना, यंग मॉडुलस का डेंसिटी ये उसका बीमा होता है, तो यंग मॉडुलस का बीमा यहाँ बैठा दिया हूँ, फोर्स का ये बैठा दिया, एरिया का बैठा दिया यहाँ पर, और डेंसिटी का बैठा दिया। सिंपल, अब कंपेयर करके बनाते जैसे पहले बनाते थे, तो जिसे कंपेयर करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कुछ निकल के आएंगे यहाँ पर। ए जो आएगा A प्लस C आएगा, एक A प्लस 2 भी -3 आएगा -1, और -2 आएगा -2। अब यहाँ से देखो A का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 2 कट गया एक बार में। अब यही एक का मान यहाँ रख दो तो C का मान आ जाएगा, तो रख दिया एक का मान 1, तो C का मान भी आ गया, एक घट जाएगा 0 आएगा। A C पता हो गया, तो यहाँ पर A 80 का वैल्यू बैठाएंगे तो B का वैल्यू ऑटोमेटिक निकलेगा। A का वैल्यू रख दिया, C का वैल्यू रख दिया, ये 0 हो गया, ये 2B, ये इधर आके -1 हो गया, तो -1 -2, और 2 गुना में था, भाग में आ गया, कट गया एक बार में, तो B का मान -1 आ गया। अब बस बैठा दो। अपना यंग मॉडुलस क्या था, ये हमने माना था A, एरिया का B, और डेंसिटी का C। इसका मान कितना आया सर, 1। B का कितना आया -1, तो -1। C का कितना आया, C का वैल्यू आ गया 0, 0 रख दिया, तो यही तो फार्मूला निकल के आ गया अपना, F A' और डेंसिटी 0, यही हो गया। तो ऑप्शन डी में जाके चेक करना, ऑप्शन डी में दिया होगा ये वाला ऑप्शन। अब हम बात करें यहाँ पर सर कन्वर्जन, जो हम कर रहे थे यूनिट का, इस तरह भी कोई बहुत सारे सवाल किए थे और करेंगे। इसको बताओ तो, द वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट में 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ एरिया इन द सिस्टम वेयर ऑफ लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, क्या एक बार ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को आप। चलो सर, पहले आपको देखो ये N1 U1 हो गया, N2 नहीं पता है, U2 दिया है, बस ये तो दिया है तो इसको लिख दो। U2 बोला है 5 मीटर, देखो इन्होंने मान लिया है, हम लोग क्या मानते हैं 1 सेंटीमीटर को मानते हैं यूनिट, ये बोल रहा है कि नहीं हम जो इकाई यूनिट मानेंगे 5 का मानेंगे, 5 को 1 मानते हैं, तो मान लिया, तो चलो उसको 5 रख दिया, तो 5 के स्क्वायर 25 आएगा, हाँ 25 आ गया, 50 और इसका हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर कट गया, 25 इसके बटन जाएगा, कर दो, 25 दूना 50, 2 ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए मैच कर रहा है। कहते इकाई की नई प्रणाली में एक नया प्रणाली आ गया, कोई नया सिस्टम निकाल दिया है, जिसे यहाँ नया सिस्टम निकाल दिया था कि जो हम मानेंगे 5
1 मीटर को हम 5 मीटर बराबर मानेंगे, तो मान लिया, तो उसको मान गया। फिर यहाँ भी चला है, ये भी क्षेत्रफल है इसका भी। ये क्या बोल रहा है कि हम जो प्रति इकाई केजी मानेंगे 5 केजी मानेंगे, लंबाई को 2 मीटर मानेंगे, समय को 1 सेकंड और 10 सेकंड मानेंगे। तो बताओ कि नए जो आप सिस्टम निकाले हो, इसमें 5 न्यूटन किसके बराबर होगा? क्या बात है। चलो N1 E1 N2 E2, N1 का हो गया, ये हो गया, N2 का मान ये हो गया, U2 का मान ये हो गया। चलो 5 का 5 न्यूटन का मान क्या होता है सर? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये U2 नहीं पता है सर। 5 के 5 केजी को हम 1 केजी लिख सकते हैं। अब मीटर को बदलेंगे किसमें सर? 1 मीटर में, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ भी सर N2, और ये बोला U2 5 केजी, तो 5 केजी और 2 मीटर बोला था, और सेकंड को 10 सेकंड माना था, तो मान लिया। मीटर से मीटर काटा, सेकंड सेकंड काट देंगे। पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 1 और 10 के स्क्वायर 100 होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब काट कूट करो, 5 से ये कट गया 50 बार में, और फिर कट गया 2 से 10 बार में, 10 जाकर वहाँ गुना हो जाएगा। तो N2 का माना गया 5 इधर, और इधर आ गया N2 1/10। अब ये 10 डिवाइड में है तो चल गया मल्टीप्लाई में, तो 50 आ गया। तो जो उसका जो नया सिस्टम में जो उसका प्रणाली मान आएगा वो 50 न्यूटन के बराबर आएगा। 5 न्यूटन जो होगा 50 न्यूटन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो हम लोग विश्लेषण विमाएँ निकालते हैं, इसकी सर कमी क्या है, इसकी कमियाँ क्या है? तो सर इसकी कमी क्या है? ये समीकरण की वास्तविक शुद्धता की भौतिक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। हमें भौतिक राशि की जो नेचर है उसके बारे में नहीं बता पाता है, और सूत्र में विमीय स्थिरांक के बारे में ये जानकारी नहीं दे पाता है। ये विश्लेषण जो डायमेंशनल होता है, एनालिसिस डायमेंशन की वो कमियाँ थी। और चौथा कमी, पाँचवा कमी आप सिर्फ नोट कर लेंगे, एग्जाम में आता है, डायरेक्टली आप लिख के आ जाइएगा, नंबर मिलेगा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक समीकरण दिया है, बल बराबर x बटा डेंसिटी में भौतिक राशि x का विमीय सूत्र क्या होगा? तो चलो ये सब आपकी क्वेश्चन है, लेकिन मैं खुद सॉल्व करके लाया हूँ। तो देखो, फोर्स x डेंसिटी, फोर्स का, और ये डेंसिटी मल्टीपल है तो गुना में चल गया, डिवाइड में, तो और बच गया अपना x। चलो सर, x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का आपको पता है, डेंसिटी का आपको मालूम है, x निकल गया आपका ये। अब देखें, हो गया ऑप्शन सी मैच किया आपका M2, ठीक है, -2, ये वाला ऑप्शन सी। ये तो भाई पैरेलैक्स मेथड इम्पोर्टेंट है, VVI है आपके 11th एग्जाम के लिए। कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा, सर क्या हम सिर्फ 11th के लिए पढ़ रहे हैं क्या? भाई भरम में नहीं रहना है। मैं सब भाई बहन से बोलता हूँ, चाहे मेरे पास पढ़ रहे हो, ये कहीं पढ़ते हैं, अगर आपका 11th पूरा क्लियर नहीं होगा ना, आप 12th में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। लिख के ले लीजिए, 100% लिख के ले लीजिए। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी तरह कम से कम फिजिक्स आपका हम ख़त्म करा दें, तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। बाकी आपको ऑनलाइन यहीं पे पढ़ाई हो रहा है अपने क्लास कोचिंग में, आके पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो आप जहाँ है खुश रहिए। वही सर लोग से अपने गाइडेड में सेंसर क्वेश्चन लिखवाइए, मस्त मजा कीजिए, और हम अगले साल में तैयार करेंगे आपके लिए कि आपका क्या असर होगा, और जो बच्चे ढंग से पढ़ते हैं उनका क्या होगा। जो बच्चे अभी खूब मेहनत करेंगे 11th में, उनको तो अच्छा फील होगा ही होगा। चलो सर, पैरेलैक्स लंबन विधि क्या है? कहता है कि यूज टू फाइंड वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड साइज ऑफ प्लैनेट। बड़ी बड़ी दूर दूर स्थित वस्तुओं का लंबाई दूरी ज्ञात करना ही लंबन विधि कहलाता है। जैसे हम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, स्टार का डिस्टेंस निकालेंगे। चलो कैसे निकालेंगे? मान लो इतना नोट हो गया। चलो मान लो ये बच्चा जी तारा है, ये पृथ्वी है, हम यहाँ बैठे हैं, तो इसको निकालने का पहले तरीका होगा, पहले पृथ्वी को एक छोर लास्ट छोर में जाना पड़ेगा, वहाँ से देखना पड़ेगा तारा को। तो यहाँ मान लो यहाँ देखे अपने, फिर दूसरा पृथ्वी को दूसरे छोर पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और पहला छोर और दूसरे छोर के बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं आंतरिक कोण। जो एंगल सबटेंडेड होगा, सबटेंडेड मतलब होता है सर आंतरिक कोण, उसको हम थीटा मान लेते हैं। और जो पृथ्वी अपने जो ये दूरी और दूरी लिया, ये डायमीटर हो गया आपका, व्यास हो गया, तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा? वही एल आर थीटा वाला। एल क्या है सर आपका? एल ये आपका डी के बराबर है। आर क्या है सर? रेडियस कितना है सर? यहाँ पर एक्स माना था, एक्स हो गया, और थीटा तो थीटा ही है। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा सर? एक्स बराबर डी बट्टा में थीटा चल जाएगा। यही फार्मूला से हम लोग दूरी वूरी ज्ञात कर पाएंगे, साइज़ ज्ञात करेंगे कि चंद्रमा का साइज़ कितना है, तारा का साइज़ कितना है। चलो अगला, ये जो कोण हम बात करेंगे, यहाँ पर कोण का 2 यूनिट होता है,
एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। इसको हम अगला जो लेक्चर मेरा फिजिक्स बेसिक मैथ का आएगा वहाँ पर खूब हम समझाएंगे इसको कैसे चेंज करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो पाई रेडियन होता है 180 के बराबर होता है, तो 1 डिग्री जो हो जाएगा 180 में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बटा 180 रेडियन। यूनिटरी मेथड से बनाएंगे हम लोग। और 60 मिनट में जो होता है इतना रेडियन पर होता है। एक देखो 60 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट जो होता है इतना कबर होता है। इसको हम डबल डैश को हम सेकंड पढ़ते हैं और सिंगल होगा तो इसको मिनट पढ़ते हैं। हो गया। इस पर कुछ सवाल कर लिया जाए। कहता पृथ्वी का व्यास जो है दूर स्थित तारे से 30 मिनट का कोण बनाता है व्यास, तो पृथ्वी से तारे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए तारा है, ये पृथ्वी है, ये जो दूरी है इनकी कितना कोण बनाता है, थीटा बनाता है 30 डिग्री का 30 मिनट का। तो चलो यहाँ पर देखो, ये तो सबको पता हो जाएगा, जो रेडियस होता है 64 किलोमीटर होता है। जो डिस्टेंस होता है सूर्य का आप याद कर सकते हैं, दुगुना इतना होता है डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है इसका तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में है, सॉरी इसका जो डायमीटर है, व्यास जो है इसका दिया गया है पृथ्वी का व्यास। ये पृथ्वी का व्यास इतना होता है, किलोमीटर में इतना है, तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 1000 से गुना कर देंगे। आपको फार्मूला बताया था थोड़ा पहले, x बराबर डी बाई थीटा। डी इतना है, थीटा का मान कितना है सर, थीटा कितना है 30 मिनट है, तो 30 मिनट को आप बदलिए किस में, रेडियन में। तो 1 मिनट में इतना रेडियन, तो 30 मिनट में 30 से गुना कीजिए, काट उट करेंगे तो इतना आया। यही यहाँ पर मान बैठा दिया हम, थीटा का मान कितना बना है, इतना रेडियन, इतना रेडियन का बैठा दिया गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो कुछ पावर में इतना आंसर आएगा। आप चाहें तो इसको और डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर होगा। चलो अब साइज हम कैसे निकालेंगे, दूरी तो निकाल लिया, अब हम साइज निकालेंगे, साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट। मान लीजिए पृथ्वी है, ये कोई चांद है, तारा जो भी है, आपने देखा है, इसकी दूरी x मान लिया, एंगल को अपने फाई मान लिया, तो फार्मूला वही बनेगा डी बराबर x इतना। तो डी का x और थीटा, ये डी एक्स थीटा सबका फार्मूला से इसका आंसर निकल जाएगा। उसके लिए क्या था, x बाई डी थीटा, इसका है x थीटा, बस उसमें हम x निकाल रहे थे तो ये बटन में चल जा रहा था, यहाँ सिंपल ही फार्मूला से बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है इस पर आधारित। उस ग्रह का आकार ज्ञात कीजिए जिसकी पृथ्वी से दूरी जो है 4 AU क्या बोलते हैं सर, और उसका जो व्यास है पृथ्वी पर एक दिए गए बिंदु पर 15 मीटर आंतरिक कोण करता है, तो बताइए। जो प्रकाश दूरी होता है ना बच्चा जी, उसको हम AU बोलते हैं। और क्वेश्चन आपने लिख लिया था, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको डायग्राम ऐसा बना लेना है। अब इस पर आधारित प्रश्न को हम कर लेंगे, बस फार्मूला ही बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डी एक्स थीटा से AU दिया 4U दिया है, AU तो 4, और AU का जो वैल्यू होता है आपको लिखवाया गया था 1। सर आप AU का मतलब बताता हूँ कहाँ पर है। देखो जब भी क्लास देखना तो पहले पिछला नोट्स को रिवाइज करके जरूर आओ, नहीं तो बोलोगे सर बहुत चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ऐसा फील हो सकता है। देखो आपको डिटेल में लिखवाया था यहाँ पर। एक U का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो एक इतना का बड़ा होता है, 1.5 × 10⁻11 का है। तो यहाँ पर इतना है तो उसको वही 1.10⁻11 से गुना कर दिया हूँ। और ये 11 मिनट है, सॉरी ये 15 मिनट है, तो इसको रेडियन में चेंज कर दिया हूँ। 1 डिग्री में इतना मिनट, एक मिनट में इतना रेडियन, तो 15 है तो 15 से गुना कर दिया हूँ, तो इतना एक कट क्या है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो डिटेल में आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान रखना हो तो 3.4 आप रख सकते हैं, अब बना लीजिएगा। लंबन विधि की कमियाँ क्या है, परीक्षा पूछाएगा तब जरूर बता के आइएगा, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। एक पार्सेक की परिभाषा क्या होती है, तो एक पार्सेक हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, एक खगोलीय इकाई से, सॉरी चलो आपको मैं एक और बताता हूँ। आपने पढ़ा था ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सर उसका मतलब होता है खगोलीय दूरी। क्या होता है उसका, खगोलीय इकाई, उसका हिंदी क्या होता है, खगोलीय इकाई। 1 सेकेंड में जितना कोण बनाती है, एक दूरी को, एक
1 सेकंड में जितना कोण बनाती है तो दूरी को 1 पारसेक या 1 लंबन या 1 सेकंड, 1 लंबन का सेकंड कहा जाता है या 1 पारसेक कहते हैं। जैसे मान लो कि अपना कोई बिंदु हो गया, अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, तो जो ये 1 सेकंड में जितना ये 1 डिग्री का जो कोण बनाएगी, जो यहाँ पर 1 सेकंड का कोण बनाएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लंबन सेकंड कहा जाता है या इसको हम पारसेक कहते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर। अब चलो कोई डिजिट फिगर पर सवाल किया जाए, सार्थक अंक के बारे में, सार्थक अंक या सार्थक आंकड़ा के बारे में। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये स्केल है और यहाँ पर एक कोई रॉड नापा गया है रॉड, तो इसका देखो जो माप आया है, मेजरमेंट आया है 10 और 11 के बीच में आया है, ना 10 पर है ना 11 पर है, एक रूट नहीं है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 10 और 11 के बीच में है। जो छड़ की लंबाई होगी 10 और 11 के बीच में, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आंसर कैसे बताएंगे। तो देखो इसमें एग्जैक्टली क्या है, 10 तो एग्जैक्टली है, 10 11 के बीच में क्या हो सकता है, इसकी लंबाई 10.4, 10, 10.5 ऐसा कुछ हो जाए। तो ये तो भाई फिक्स है, इतना होगा। ये क्या है, अनफिक्स है, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर है अनक्लियर है। बहुत छोटे छोटे टर्म है इधर, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो सार्थक अंक के लिए हम कुछ पहले रूल पढ़ लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट जितने होंगे उसको सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा, उसको सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। जैसे कोई पूछेगा 4, 3, 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सारे बिना जीरो वाला नंबर है तो सारा काउंट होगा। दूसरा रूल कहता है इसका, अगर सार्थक अंक लास्ट में नॉन जीरो होंगे, बीच में जीरो होगा, तो जीरो को भी काउंट कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर सार्थक अंक है, यहाँ पर सार्थक अंक है, बीच में जीरो है तो इसको भी काउंट किया जाएगा। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। सर इसमें कितना है, काउंट कीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, अर्थात 5 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक हैं। चलो दशमलव रहित संख्याओं में, अब चलो डेसिमल में कैसे निकालेंगे। देखो डेसिमल में क्या है, अगर 5, 8 इतना है तो इसको हम कितना बोलेंगे। देखो अगर इधर दशमलव नहीं है, कहीं दशमलव नहीं है, लास्ट में जितना जीरो आएगा नॉन जीरो के बाद उसका गिनती नहीं होगा, इसका गिनती नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे। तो 1, 2, 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें सर, 1, 2, 3, 4। देखो ये जीरो जो है ना, 2 संख्याओं के बीच में है तो इसका काउंट होगा, लेकिन ये जीरो के बाद कोई संख्या इधर नहीं है तो इसका काउंट नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। चौथा रूल, अगर डेसिमल के पहले जीरो होगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे देखो 9 डेसिमल के पहले जीरो है, काउंट नहीं होगा। डेसिमल के बाद जो है वही काउंट होगा, ये काउंट होगा। डेसिमल के बाद जीरो काउंट होगा, डेसिमल के पहले जीरो काउंट नहीं होगा, तो ये काउंट नहीं होगा, ये सब काउंट होगा। 1, 2, 3, सॉरी डेसिमल के पहले और बाद में, सॉरी मैं भूल गया था, मैंने पूरा रूल पढ़ा ही नहीं। तो द नंबर लेस देन 1 द जीरोज ऑफ लेफ्ट और नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, ये असार्थक अंक होते हैं। इधर 2 अंक 2 गिनती होगा, इसमें कितना है, ये जीरो काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये काउंट होगा। इसमें सर सिर्फ यही काउंट होगा, ये काउंट नहीं होंगे। क्लियर है, क्या बच्चा लोग समझ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया। हाँ सर, चलो यहाँ आइए। द जीरो ट्रेलिंग, और देखो डेसिमल के बाद जीरो हैं, इधर क्या है सार्थक अंक है और उधर क्या है जीरो है, तो काउंट होगा। यहाँ क्या था, इधर जीरो था और इधर भी जीरो है, इसीलिए ये काउंट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंक है तब जीरो है तो काउंट हो जाएगा, 5 हो गया। इसमें सर क्या, यहाँ पर अंक है, अब जीरो भी है तो काउंट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर इधर जीरो होता ना टोटल तो इसको काउंट हम नहीं करते। इसमें सर देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 ये भी काउंट हो गया क्योंकि इधर डिजिट है, अंक है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को हम अगर यूनिट के पावर में लिखते हैं वो कहलाता है वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। नोट हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे 33 किलोमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 33 दाएँ से 1010 33,000 मीटर हो गया। तो देखो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, इकाई बदला, किलोमीटर से मीटर में गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसका
चलो, तो इसमें हम सार्थक अंक कितना लेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सार्थक अंक कितना था 2, यहाँ भी सार्थक अंक कितना हुआ 2 ही हुआ। यहाँ देखो, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 4, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं 3। तो ये तरीका नहीं है, ये वाला तरीका गलत है। तो इसको सर कैसे लिखेंगे सर, इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, तो देखो मीटर को सेंटीमीटर बदला, ठीक है सर, तो इसमें 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3.60 इंटू 10 टू द पावर 10 के पावर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का 100 होता है, और तो यहाँ भी देखो 4 है, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी पावर में होंगे पावर काउंट नहीं होता है, ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होता है। तो ये तरीका सही है, क्योंकि यहाँ भी 4 हो जा रहा है, यहाँ भी 4 हो रहा है, लेकिन ये कन्वर्ट करने का तरीका गलत है। चलो, अब कहते कि मैं और कोई संख्या इन्फिनिटी तक है तो क्या कहेंगे, जैसे कि मेरे पास 11 बुक है, तो मैं 11 बुक ऐसे लिख सकते 11 बुक डॉट 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 कितना भी जीरो इन्फिनिटी तक लाएंगे तो इसको कहते हैं इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट, ठीक है। चलो, अब आपसे क्वेश्चन बनेगा भर भर के। चलो, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास एक संख्या ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों में सार्थक अंक की संख्या क्रमशः क्या क्या होगा, इसमें कितना है, इसमें कितना, बताइए जल्दी से, जल्दी बनाओ और टिक करो। तो ये तो आपसे बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलो, तो पहले हम देखा तो इसमें कितना है सर 1 2 3 4, इसमें कितना है सर 1 2 3 4, ठीक है सर। इसमें देखो डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जीरो तो काउंट नहीं होगा सर, 1 2 3 4 4, तीनों 4 4 आया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, अगर कोई हिसाब किताब हुआ तो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है कि लास्ट में एक मेजरमेंट लिया जाता है एवरेज में, उसको राउंडिंग ऑफ बोलाता है। और देखो इसमें 3 कंडीशन होगा, अगर आपने जो उसमें मान लिया आपका लास्ट जो डिजिट होगा, अंतिम वाला संख्या जो होगा उसको हम x मान लेते हैं। अगर अंतिम संख्या 5 है तो आप कैसे चेंज करेंगे, अगर 5 से 12 है तो कैसे करेंगे, 5 से छोटा है तो कैसे करेंगे, और 5 है तो उसमें 2 कैसे आएगा, लास्ट उसके पहले देखना पड़ेगा ऑड है कि इवन है। लास्ट 5 है, उसके पहले वाला संख्या अगर इवन है तो उसमें 1 जोड़ के लिख देंगे, जैसे 6.315 लास्ट 5 है, इसके पहले वाला ऑड है, विषम संख्या है, तो इसमें वो ऐड कर देंगे, इसको हटा देंगे, 6.3 इसको ऐड करेंगे तो 1 1 तो 2 हो जाएगा। अगर इवन होगा सर लास्ट में उसके पहले वाला सम होगा, तो जैसे यहाँ पर देखो सम संख्या है, तो सम होगा तो सिर्फ इसको हटा के जैसे तैसे लिख देंगे, तो 6.32 हो गया। कोई समस्या नहीं सर, ये कुछ इधर मैं चेंज किया हूँ। अब देखो पॉइंट 5 से 12 है तो 5 से 12 है तो जैसे 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 7, तो ये 5 से 12 है, तो 5 से 12 है तो इसको हम क्या करेंगे, वो 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 से सर छोटा है तो, अगर 5 से छोटा है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। 9.63 यहाँ पर 5 से छोटा है तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, 6 का 6 लिखेंगे। यहाँ 7 क्यों लिखा, क्योंकि 5 से बड़ा है। तीनों के सबको मानता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, इसको आप चेंज कीजिए। तो देखो वीडियो से चीटिंग पिटिंग कुछ नहीं, इसको आप चेंज कीजिए, खुद से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, 6 को चेंज कीजिए तो जल्दी जल्दी। और बच्चे मेरे ईमानदार हैं, चेंज करके आपने देखा होगा तो कुछ ऐसा आता होगा आपका, तो बिल्कुल आप सही हैं। 5 है तो 5 के बराबर है, और ये क्या है सर, ये है सम संख्या, विषम संख्या। तो विषम में हमने क्या सीखा, इसको 1 बढ़ा देते हैं। ये 5 है, 5 के बराबर है, और इधर वाला संख्या सर ये 6 है ना, सम है। तो सम में क्या पढ़ा गया, सम में नो चेंज, तो नो चेंज इसको क्या लिख दो, उतना ही को उतना ही लिख दो। 36 का 36 हो जाएगा। या 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो नो चेंज, यहाँ तक लिख दो, काम खत्म। चलो इस क्वेश्चन कीजिए। राउंड ऑफ इसका निकालना है 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक, 3 सार्थक अंक में। इसको 3 सार्थक अंक में लिखो तो कैसे लिखो, बहुत सिंपल है सर। ये लास्ट वाला 5 से बड़ा है सर, 5 से बड़ा है तो सर इसमें 1, और ये 5 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो 1 बढ़ाओगे तो सर 10 हो जाएगा, यानी ये 20 21 में बदल जाएगा, 21।
तो सर अब इसको हम क्या करें, 3 फिगर में लिखना है, तो 21.10, सिर्फ 21 मत करना, 2 ही फिगर है, इसमें गलत हो जाएगा। ये 3 पूछा है, 3 सिग्निफिकेंट में, 3 सार्थक अंक होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं गणितीय संक्रियाओं में। इसको सर गुना और भाग से कहते हैं। तो गुना में क्या होता है सर, जैसे आप गुना करेंगे, यहाँ सार्थक अंक कितना है सर 3, यहाँ सार्थक अंक कितना है सर 2, तो जो छोटा है उसी का हम वैल्यू देंगे, जो आंसर आएगा ना उसमें 2 ही अंक लेंगे हम। तो ये गुना करने पर इतना आया, लेकिन हम लेंगे किसको, इसको, क्योंकि हमको 2 कम है तो कम को ही लेना है सर। जोड़ घटाव में सर यहाँ पर सर सिग्निफिकेंट 2 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट 3 है, तो यहाँ पर भी इसको हम वैल्यू देंगे 2 को, तो आंसर इसका 2 ही में लेंगे। तो 2 में क्या ले सकते हैं, ये तो जोड़ने पर इतना हो रहा है, 2 में लेना है सर। तो ये क्या जोड़ घटाव में अंतिम परिणाम दशमलव वाली संख्या के समान ही स्थानों में होगी। और इतना लिखते तो गलत हो जाएगा, इतने 3 है तो गलत हो जाएगा। इसमें सर कितने हैं 3, अच्छा गुना में कम से कम लेना है, और जोड़ में जितना ज़्यादा 3 वाला है तो 3 को ले लेना है। तो 3 में लिखना था तो 1 2 3, 3 में, ये पूरा का पूरा मत लिखना, गलत हो जाएगा। और ये 5 छोटा है तो ये नो चेंज, तो इतना ही को उतना ही आ गया। चलो आपके लिए सवाल लाते हैं सर। कहता कि 5.27 जूल में से इतना घटाकर परिणाम के लिए क्या सही सार्थक अंक होगा, व्यंजक उसका व्यक्त कीजिए। तो देखो यहाँ भी 2 साथ है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं सर, दशमलव में 2, इसमें सर कितना है 1, दशमलव के बाद इसमें 2 है, 2 स्थान है, इसमें दशमलव के बाद 1 ही है, और ये तो जे है तो जे से जूल होता है। तो क्या करना है सर, अब इसलिए जो मेरा आंसर आएगा, पहले तो इसमें घटा लिया हूँ तो इतना आया, लेकिन आंसर देखता हूँ सर, ये जो है लास्ट वाला 5 से क्या है बड़ा है, तो ये बदलेगा, तो 0 किस में 1 में कन्वर्ट हो गया, और आंसर हम सर 2 स्थान में लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 अंक है ना, तो जोड़ में तो 2 ही लेके चलना है, जोड़ घटा में 2 ही लेके चलना है। जोड़ घटा में 2 होगा ज़्यादा वाला के लिए चलना है, गुना में कम वाला को वैल्यू देना है, और जोड़ घटा में जो सबसे अधिक स्थान होगा उसी को वैल्यू देना है। 2 है तो 2 स्थान में आंसर देना है, ये हो गया। ये नीट में आया हुआ सवाल है। क्या सवाल था, तो नीट में पूछा गया सवाल है। तो देखो 11 से बेस तैयार होता है। एक सार्थकों को ध्यान में रखते हुए इतना मीटर में से इतना मीटर घटाना है, 0.009 मीटर घटाना है। नीट 2020 में आया था। इसमें से बताओ क्या होगा, ऑप्शन क्या आएगा। चलो तो पहले सार्थक चेक करते हैं। सर इसमें 2 है और इसमें सार्थक अंक कितने हैं सर, इसमें 2 ही है, तो आंसर 2 ही में आना चाहिए। 2 में तो ये आएगा 9.9। लास्ट अंक क्या है सर, 5 से छोटा है, तो नो चेंज। तो हमको 2 ही तक लिखना है, तो हम इतना ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें सार्थक अंक 2 ही आ रहा है, इसमें भी 2 ही हो रहा है। चलो अब परिशुद्धता के बारे में बात करते हैं, या यथार्थता के बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिसिशन, इसको अब 3 नोट किए सर, हाँ हो गया। तो देखो ये क्या होता है, इसके बारे में 2 टर्म याद रखना है। एक्यूरेसी जो होता है वास्तविक मान के पास होना चाहिए, और प्रिसिशन जो होता है कि आपस में पास होना चाहिए। सर बात समझ में नहीं आ जाएगा। जैसे देखो L1 इतना है, L2 इतना है, L3 इतना है, L4 इतना है, इसको हम लोग परिशुद्धता में कौन सही है। तो देखो परिशुद्धता में पूछा है ना, तो देखो 4.03, 4 पॉइंट इतना और ये इतना, इसमें देखो आंसर इसका सी होगा, क्योंकि देखो 4 दशमलव स्थान तक मापा गया है। तो जो जितना गहराई में वैल्यू निकाला गया हो, सबसे अधिक वैल्यू किस में निकाला गया है, सी वाला में। तो इसमें दशमलव के बाद देखोगे अगर तुम, तो 1 2 3 4 अंक तक मान निकाला गया है, इसमें 3 डिजिट तक, इसमें 3 इसमें अधिक काम किया गया है, तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा होगा। चलो अब क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग मेजरमेंट इन मोस्ट प्रिसाइज। प्रिसाइज में क्या मोस्ट, प्रिसाइज में सबसे अच्छा कौन होगा, तो जो ज़्यादा गहराई में मापा गया हो। ज़्यादा गहराई में मिलीमीटर मापा गया है।
ये बच्चे जी देखो DH एक क्वेश्चन तो DH बच्चे ही सॉल्व करते हैं, तो ये तो आपको ही करना चाहिए। फिर भी इसमें मैं सॉल्व कर दिया हूँ। मैंने सॉल्व किया है, लेकिन ये आपका ड्यूटी था। इसका आंसर डी आएगा, ये वाला। चलो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो देखो डेसिमल के बाद इधर भी अंक है, इधर भी अंक है, सारा काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4, चारों सिग्निफिकेंट में आ जाएंगे। PYQ 11th में लिखा हूँ तो क्वेश्चन पूछा गया है, सुदृढ़ता गुणांक का बीमे सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन बी होगा इसका। बीमा के पूर्वता सिद्धांत क्या है? ये इतना ही लिख के आ जाओगे, आंसर मिल जाएगा, 2 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं होता है? इसमें से बताओ किसका मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता है? ये मैं आपको होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप गूगल करना, पता करना, ये आपका ड्यूटी है। त्वरण का CGS और MKS में अनुपात क्या होगा? तो CGS में देखो उसका इतना होता है, और MKS में जाओगे तो उसका 1 मीटर। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो इसको भाई 1/100 से भाग देंगे तो 1/100 आएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बुक पढ़ के पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। वैज्ञानिक में वैज्ञानिक का समाज या जिस समाज नहीं जो होगा समाज, भौतिकी का समाज से क्या संबंध है? फिजिक्स का जो अपना सोशल समाज है, इसमें क्या उसका संबंध है, क्या रिलेशन है, बताओ। तो कुछ भी लिखो। देखो हम लिखेंगे जितनी घटनाएं, नेचुरल घटनाएं फिजिक्स के अंदर आती है, और समाज में जो भी कुछ हो रहा है, हम चाहे पंखा यूज कर रहे हैं, TV यूज कर रहे हैं, सारा जितने काम कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना कुछ लिख देंगे, आंसर काम हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि से क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसको मैं लिखा हूँ कि नोट से आंसर लिख ले। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया था, वहीं से चिपका के लिख देना है, इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट्स में से आंसर लिख लीजिए, लिखना जरूर, क्योंकि पेपर में आया हुआ सवाल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि SI मात्रक के लाभ बताइए क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि SI यूनिट से क्या समझते हो, अंतर्राष्ट्रीय SI यूनिट से क्या समझते हैं, लाभ, ये सब लिखने के लिए था, तो लिखिए ना। बीमीय सूत्र को परिभाषित करें और बीमीय सूत्र का विश्लेषण का उपयोग बताइए। बीमीय विश्लेषण का उपयोग बताइए ना। तो बीमीय विश्लेषण का उपयोग है यहाँ पर, एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैं बोला था ना, बीमीय विश्लेषण का उपयोग करके 10 न्यूटन को डायनो बदलें। क्या मजेदार सवाल आ गया था। बच्चे तो भाई अपने बच्चे तो बना देंगे, क्योंकि आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाया गया है, और ये आपका होमवर्क था, लेकिन खुद बना दिया हूँ कि बच्चों का लोड कम पड़े। बस मेरे बच्चे अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं। अब सर हम कुछ त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होती है। चलो सर, त्रुटि क्या होता है? कहता है कि मापे गए मूल्य, और देखो जो मापे गए जो वैल्यू आया, जो मान आया, जो मापे गए मूल्य मतलब मान, जो मापे गए जो वैल्यू आया है, और वास्तविक वैल्यू के बीच में जो वास्तविक मूल्य होगा, जो वास्तविक मान होगा। देखो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो मेजरमेंट वैल्यू है और जो रियल वैल्यू है, दोनों में जो डिफरेंस होगा, जो अंतर आएगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ये त्रुटि बोलेंगे। एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एरर आने क्या तारीख है, क्यों एरर आते हैं? तो एक तो होता है सिस्टमेटिक, जो व्यवस्थित होते हैं, और एक होता है रेंडमली, ऑटोमेटिक, अचानक आ जाते हैं। तो सिस्टमेटिक में क्या हो सकता है, इसमें देखो, इसमें कारण पता होता है, इसमें इसे सही किया जा सकता है, और ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इसमें देखो ये रेंडमली होता है, इसमें कारण हमको पता नहीं होता है, और इसमें हम लोग कुछ त्रुटि कम कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक इन्वायरमेंट में आते हैं। इसके आने के 3 रीज़न है। एक तो होता है कि मशीन में गड़बड़ी हो तो आ जाएगा, और एक मानव के जानकारी के अभाव के, मान लो कि तुझको जो बटन नहीं दबाना है कोई मशीन में, और उस बटन को मैंने दबा दिया, तो हम त्रुटि आएगा, मानव की जानकारी कम था। और एक मान लीजिए कि उसको, और इन्वायरमेंट उसमें भी है, तो इन्वायरमेंट में क्या है, जैसे कि मान लो कि कोई मशीन है, इसको चलाना है दिन में, हमने रात में चला दिया, उसको तापमान ज़्यादा रखना है, हमने कम तापमान में चला दिया, तो वहाँ भी इन्वायरमेंट का कुछ रोल है। दिन में चालू करना, रात में चालू कर दिया, तो भी दिक्कत आएगा, त्रुटि आएगी। अव्यवस्थित रेंडम में इन त्रुटियों का कारण ज्ञात नहीं होता है, और नियंत्रण में गड़बड़ी कारण आता है, और ये अचानक से घट जाता है, ये रेंडमली होता है। इसीलिए हम कहें इसका रीडिंग जो है, रीडिंग
रीडिंग मतलब होता है सर मापांक, जिसको हम नापेंगे, जिसका मापांक आएगा वो डायरेक्टली इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा एरर के। यानी जितना रीडिंग लेंगे हम, देखो इसका मतलब क्या हुआ, त्रुटि कम करने के लिए ज़्यादा मापे, जितना रैंडम लेंगे हम एरर कब कम आएगा, जितना देखो इसका नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ा देंगे, जितना रीडिंग लेंगे तो एरर कम आएगा, नंबर ऑफ हम रीडिंग बढ़ा देंगे तो एरर कम आएगा। तो नंबर ऑफ रीडिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, नंबर, यहाँ पर कुछ फार्मूला है, इसको हम यूज करेंगे, जैसे कि N1 R1 और दूसरा रीडिंग इतना आया, तीसरा इतना आया, तो हम चारों आपस में बराबर हो सकते हैं और कांस्टेंट है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर आधारित त्रुटि से। आपके पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। द्रव्यमान के मापन में 100 अवलोकन में रैंडम जो त्रुटि था 10% आया, और 1000 अवलोकन में कितना रैंडम त्रुटि होगा बताइए, कितना परसेंट होगा। वही फॉर्मूला लगाएंगे। R1 पता है सर, पहला रैंडम पता है, इसका पहला N1 पता है सर, ठीक है सर, और दूसरा में सर हमको N2 पता है, 1000 ऑब्जर्वेशन लेना है, लेकिन सर उसका रैंडम त्रुटि कितना आएगा नहीं पता है सर, बस फार्मूला ही बैठा दिया, आंसर फट से आ गया एकदम। देखो N1 R1 ये जो फार्मूला है, N2 R2 गजब का फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम उड़ा के जाएगा ये। इसको बनाइए, ऑब्जर्वेशन दिया है, रैंडम त्रुटि दिया है, यहाँ भी दूसरा रैंडम त्रुटि क्या होगा बनाइए, जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या आएगा, और ये आपका काम है। चलो बच्चों ने बना लिया होगा, मैच करते हैं। तो जिन बच्चों का 1.25% आया होगा, ऑप्शन डी सही है। चलो कैलकुलेशन ऑफ रैंडम एरर के बारे में बात कर लेते हैं हम। जो त्रुटि में गणना में कैसे, गणना मतलब मान लो कि बहुत सारे बच्चों को बोला गया काउंटिंग करो, तो एक बच्चे ने बोला इतना मीटर आया, नापा, तो दूसरे ने इतना मीटर नापा, तीसरे ने इतना मीटर नाप दिया, चौथे ने इतना मीटर नापा, पाँचवें ने इतना मीटर नापा, छठ। तो बोला गया इसका भी कैसे, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसका माध्य सबको जोड़ के उतने से भाग दे देंगे, एवरेज आ गया, इतना आया। तो जो एवरेज निकल के आया ना, तो इसी को हम वास्तविक मानेंगे। देखो ना इसका रियल, देखो कोई बच्चा को बोला सर जी ये फीट इतना लंबा है, ये सर छड़ी इतना लंबा है, ये छड़ इतना लंबा है, 4-5 व्यक्ति ने 5 किस्म का बताया और हमको भी नहीं पता है, तो सर हम क्या करेंगे, जो सारे बच्चों ने बताया सबको जोड़ के उतनी उनकी संख्या से भाग दे देंगे, और जो आएगा उसी को हम ट्रू वैल्यू बोल देंगे, उसी को सर हम लोग वास्तविक मान लेंगे, क्योंकि रियल तो किसी को पता नहीं था। तो त्रुटि कैसे निकालेंगे इसका, तो मापी का वैल्यू यानी मेजरमेंट वैल्यू और वास्तविक वैल्यू ट्रू वैल्यू। देखो अब इसको कैसे हम निकालेंगे, तो पहले व्यक्ति ने जो नापा था तो ट्रू वैल्यू कितना आया 4.42, लेकिन पहले ने कितना नापा इतना, तो इसका घटा लेंगे, इतना आया एरर, उसका त्रुटि था, उसका इतना त्रुटि था, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो दूसरा त्रुटि निकल गया, फिर इसमें से घटाएंगे तो पाँचवीं त्रुटि निकल गया, फिर मेन वैल्यू में से इसका मेजरमेंट घटाएंगे तो इतना आएगा, फिर ट्रू वैल्यू में से घटा लेंगे तो सबका त्रुटि आ गया। यहाँ पर 3 का यहाँ निकाला हूँ, 2 का उस पेज में निकाला हूँ, आप खुद से निकाल सकते हो त्रुटि सबका त्रुटि आ गया। अब देखो फाइनल हमको अब क्या करना है, सबका त्रुटि पता हो गया, सबका मान भी निकालेंगे, माध्य भी निकालेंगे। तो पहले का त्रुटि इतना था, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, अब जोड़ के 5 से भाग देंगे, तो इसका जो ये मेन आंसर आया ये था। तो रीडिंग एरर कितना था, तो रीडिंग एरर था 0.14। अब क्या करना होगा आपको, तो रीडिंग एरर बताने के लिए जो किसी को बताना है सर कितना रीडिंग था, तो ट्रू वैल्यू में एरर जोड़ देंगे। तो ट्रू वैल्यू कितना था, इतना आया था, याद कीजिए उस पेज में था, और अभी कितना आया है इतना, ये सबको जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे तो सर आ जाएगा, कितना आएगा, तो इसको प्लस माइनस में रहने दिया हूँ, हो गया। चलो अब अगला टॉपिक है आपका त्रुटियों का मतलब संयोजन या प्रसार, इसका चलो तो इसमें एडिशन पढ़ेंगे। तो एक रॉड है, रॉड 1, उसका नापा गया तो इतना आया, ये प्लस माइनस डेल्टा है, दूसरे रॉड का वैल्यू इतना आया, बी बराबर इतना। तो इसको सर हम फाइनल रॉड के कैसे निकालेंगे, जीरो कैसे एडिशन कैसे करेंगे, तो रॉड 1 प्लस रॉड 2, रॉड ए में क्या है सर ए प्लस बी, जोड़ देंगे तो हो जाएगा। और हम एक्स क्यों मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, चलो हमको पता ही नहीं था, तो जो पहला का त्रुटि जो आएगा एक्स मान लिया, तो इसमें भी तो कुछ हो सकता है त्रुटि, तो डेल्टा एक्स। ये वाला को लिख सकते हैं, ये वाला बी को ऐसा लिखा गया है, इनको जोड़ दो तो इसका ए और इसका बी ले लो, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसमें कुछ खास करना ही नहीं है, आपको याद रखना त्रुटि हमेशा जोड़ दिया जाता है, त्रुटि जोड़ दिया जाता है, घटाव में भी जोड़ना ही पड़ेगा, फार्मूला इसके भी सामने है नीचे। त्रुटि को जोड़ देंगे सर, इस पर फील कब आएगा, सर इस पर जब आपको 1-2 क्वेश्चन करा देंगे ना आपको फील आ जाएगा। चलो हो गया, यही एरर में रिपोर्ट हमेशा करना है, तो यहाँ पर एडिशन होगा ही होगा, निगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये सवाल है। पहला ऑब्जर्वेशन इतना, दूसरा इतना मीटर है, तो बताइए इसका साथ त्रुटि क्या होगा। तो देखो एल फाइनल प्लस दोनों को जोड़ दो, L1 प्लस L2, इसका लंबाई कितना है 3, इसका इतना है 4, तो 7.7, 4.2 और 3 कितना होगा 7.2 होगा। और इनका त्रुटि जोड़ दो, इसका त्रुटि और इसका त्रुटि जोड़ दोगे तो इतना आएगा, प्लस माइनस में लेना तो 7.2 0.5, डी ऑप्शन है ना। ओके, देखा ऐसा ही त्रुटि निकलता है, बहुत ईजी है। तापमान में थोड़ा सा बचा के, तापमान में नहीं जोड़ना है आपको, और ऑप्शन देखने से मालूम चल जाएगा। मान लो एक बार टेम्परेचर इतना था, दूसरा तापमान इतना हो गया है, हाँ इसको अब जोड़ना है, इसको तो जोड़ना ही जोड़ना, हमेशा जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर तापमान नहीं जोड़ोगे। मान लो अभी तापमान था, दिन में 10 बजे था तापमान 30 डिग्री, 12 बजे हो गया 35 डिग्री, तो तापमान कितना हुआ 35 डिग्री तो होगा, तुमको सर 5 डिग्री, अरे डिफरेंस कितना है। तो मान लो इतना था इतना हुआ, तो इसमें से इसे घटाओगे तो मालूम चल जाएगा सर कितना तापमान बढ़ा घटा है। तो टेम्परेचर में घटाओ, बढ़ोतरी कितना हुआ है, इतना तापमान बढ़ा है, और इसको तो जोड़ना ही जोड़ना है, तो जोड़ दिया हम। त्रुटि से 2 क्वेश्चन करा दिया, हो गया। एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक मेजरमेंट में मास जो है 5% था, 5 ऑब्जर्वेशन पाया, और 10% उसका ऑब्जर्वेशन आया, त्रुटि पहला था। और दूसरा रैंडम 50 ऑब्जर्व, उसका दूसरा रैंडम में उसका जब 50 ऑब्जर्वेशन में उसका त्रुटि कितना होगा, वही फार्मूला लगा दीजिए N1 R1 वाला, तो इसका आपका रैंडम त्रुटि निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चे जी, इसका आंसर आ गया 1% आया, 5 से 5 कटिएगा 1%। अब गुना के लिए फार्मूला ये होता है रैंडम त्रुटि में, और भाग के लिए भी यही होता है। तो गुना भाग से ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको करके रखना है आपको। इसके लिए आप गूगल कुछ भी कर सकते हैं, अपना बुक पढ़ेंगे तो भी आंसर इसका पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है, और कहाँ है सर, तो सेल्फ नोट्स में करवा दिया हूँ, वहाँ से जाके इसका आंसर कर लो, कर ही लेना, छोड़ना नहीं है। तो गुना में आपको फार्मूला बताया, तो देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, इसको याद रखना है आपको। अगर x की पावर n है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर, ये फार्मूला होता है। तो अगर इसका हम क्या मैंने कैसे निकालेंगे त्रुटि गुना में, तो इससे तो गुना में तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, a गुना a। तो गुना में क्या फार्मूला पढ़ाया, डेल्टा a, और ये बटा में आ जाएगा प्लस, अच्छा डेल्टा a बटा a, डेल्टा a बटा डेल्टा। तो देखो ये क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो डेल्टा 2a हो जाएगा, डेल्टा a डेल्टा 2a बटा 2a। अब यही फार्मूला यहाँ भी आया था, तो फार्मूला करो या गुना करो सेम आ जाएगा। इसको देखो, एक दो एग्जाम्पल करो ना, मज़ा आ जाएगा इसमें। देखो इसको कैसे लिखोगे सर, देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स। 2 है ना तो 2 पहले उतर जाएगा, डेल्टा a बाई ए। 4 है ना 4 उतर गया, इसको लिखेंगे b। c में सर कितना है, हाफ है, तो क्या लिखेंगे डेल्टा c बाई सी, हाफ सर जुट चलो। और यहाँ पर d में 3 है बस, क्योंकि भागों में जोड़ना है और दोनों का फार्मूला सेम होता है। तो ये अपन सीख लिया, आपका काम हो गया। कुछ क्वेश्चन का अभ्यास और कर लिया जाए। एक घन की भुजा मापने में त्रुटि इतना है, तो इसकी आयतन मापने में त्रुटि कितना होगा बताइए, तो 12% आएगा। सर कैसे, देखो AQ आयतन क्या होता है AQ, तो ये 3 था, कैसे हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा V, तो 3 बजाय नीचे उतरेगा, तो 3 डेल्टा A बाई ए, और परसेंट निकालने के लिए यहाँ भी 100 से गुना, यहाँ भी 100 से गुना। ये आयतन का फॉर्मूला, तो घन का आयतन क्या होता है AQ भुजा क्यों होता है, और ये तो गिवन है, मान बैठा दो। ये देखो 3 गुना 4%, ये हमको क्या निकालना था, चलो डेल्टा 3a, तो 3 का 3, और इसका वैल्यू कितना दिया 4%, 4 3 12% आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ये नीट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाएंगे तो बिल्कुल इजीली बन जाएगा। ये सब आपके होमवर्क का सवाल है कि मैं भी कर दिया हूँ। चलो अभी एक धराधर क्वेश्चन कुछ कर लीजिए अभ्यास। यहाँ मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, कि सब कुछ पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पैरेलैक्स मेथड से सूर्य का व्यास ज्ञात करने के लिए यह में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं बताइए।
मैं जगह छोड़ा तो आंसर लिखूँगा, और ये भी आपका होमवर्क में है। क्या और कुछ है क्या? तो बच्चा ही देख रहे हैं कि आपका चैप्टर फिनिश हो गया। सर यहाँ पर देख रहे हैं बेसिक मैथ, सर बेसिक मैथ के नोट्स बना दिए हैं क्या? बिल्कुल बनाए बच्चा जी। देखो जब बोले हैं ना कि पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, देखिए पूरा बेसिक मैथ आपको गर्दा उड़ा के पढ़ा देंगे। लेक्चर 2 के लिए अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, और बहुत कम लेक्चर में आपका चैप्टर फिनिश हो गया। 2 लेक्चर में आपका यूनिट खत्म कर दिया, वैसे ही आपको 3 लेक्चर में बेसिक मैथ खत्म करेंगे। फिर उसके बाद आपका बुक शुरू हो जाएगा। बिना बेसिक मैथ पर हम बुक नहीं बना सकते। अब मेरा एक दरख्वास्त है बच्चों से, आप जो बच्चा जी आपका मापन वाला चैप्टर जो इसमें दिए, पहले भौतिक जगत पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछा है कि भौतिक जगत क्या है, इसमें प्रौद्योगिकी में इसका क्या संबंध, समाज में इसका क्या संबंध है, ये सब कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, सीबीएसई में डिलीट हुआ है। और ये तो चैप्टर पूरा जम के पढ़ा दिया हूँ। अब आपका ड्यूटी बनता है, अब आप एनसीईआरटी जाकर ढूंढें, देखें कुछ इसमें के सवाल हैं, उसको एग्जाम्पल वाला उसको ज़रूर बना लें, अब आपसे बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।